हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। उससे पहले बात करेंगे कि भाई अबाउट जे 2027 मैंने यहाँ पर आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। थंबनेल में क्या दिया हुआ है, पूरे आईआईटी जेई के बारे में बात करेंगे। जेई के अंदर कैसे तैयारी करनी है, 2 इयर्स की जो रोड मैप है उसमें पता चल जाएगा आज। और मैंने लिखा भी है कि सफ़र बहुत खूबसूरत है मंजिल से भी, जब आदमी आईआईटी पहुंच जाता है उससे बड़ा। आईआईटी की ड्रीम एक बहुत बड़ी है। हर एक बच्चा जो 10th करने के बाद मतलब 60-70% बच्चे तो के अंदर थॉट तो आता ही है कि भाई मैं आईआईटी कॉलेज जाऊं। आईआईटी कैंपस के आईआईटी के बाद वो प्लेसमेंट वो सारी चीजें उसके दिलो दिमाग में घूमता है। दूसरी बात, आईआईटी बेस्ट आईआईटी चाहता है कि टॉप 100 में आए। हमारा टॉप 100 के अंदर जो आता है बच्चा उसको बेस्ट आईआईटी जो कॉलेज होती है वो मिलता है। और आज मेजर चेंजेस भी आईआईटी के अंदर हुआ, सब कुछ उसमें बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इसमें बात करेंगे भाई, अगर कुछ ख्वाबे देखा रहा है आदमी तो उसको कोई भी ड्रीम हो, लाइक यहाँ मैंने लिखा है कि इट इज नॉट ड्रीम, इट इज माई लव। आईआईटी से जाने के लिए सबसे पहले उससे ड्रीम को मान, जो ड्रीम है और ड्रीम नहीं माने उसको प्यार मानो। जब उसको प्यार मानेंगे उसके हिसाब से, प्यार के सेंस इसमें है, मतलब मैथ है, फिजिक्स है, सबसे प्यार करो। जब इक्वल प्यार करोगे तो सबके अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और एक और बात यह मैंने लिखा है, आईआईटीएन नेवर क्विट। आईआईटीएन कभी क्विट नहीं करता और कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। अपने जो भी ड्रीम देखा है उससे कंप्रोमाइज नहीं करता, कभी भी अपने ड्रीम से कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। बट नेवर कंप्रोमाइज ऑन योर ड्रीम्स, कभी भी नहीं। सारे पॉइंट मैंने ऐसे लिखा, बस थोड़ी सी बातें आ रही थी जेहन में तो ये बातें नहीं सारे लिख दिया यहाँ पे। अब चलते हैं थोड़ी सी बात। हाँ, एक और ये बातें करनी थी यहाँ पे। जो भी है, जितने भी बच्चे हैं आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सबका सवाल का दिस इज पर्सनल जॉब, यह मेरा टैग लाइन है। और इसमें पर्सनल मेंटरशिप, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरा आपको जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी और व्हाट्सएप पे भी, सब पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप यानी जो चीजें डाउट है, चीजें क्लियर नहीं हो रही है, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, या आप कहाँ से पढ़ें, कैसे सोर्सेज को लेना है, या चीजें जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही है, 11 बर्बाद हो गया है, 12 में क्या करें, बोर्ड की तैयारी कैसे करें, आईआईटी की तैयारी कैसे करें, ये जो भी लाइफ में चल रही है सारे चीजों के यहाँ पर्सनली जवाब आप मेरे से ले सकते हैं। मैं सजेशन दे सकता हूँ, ठीक है, सजेशन दे सकता हूँ आप, बट आपको इम्प्लीमेंट आप देख कर समझ कर सकते हैं। खैर ये तो बात होगी। अब हम बात करेंगे आईआईटी की, जो आईआईटी की बात छिड़ी है। पहली बात, आईआईटी के जो अंदर हर साल तकरीबन 12 से 15 लाख बच्चों को सीटिंग करते हैं। और इस 12 से 15 लाख के अंदर जो आईआईटी जाते हैं, आई मीन से एडवांस क्लियर करते हैं, तो आईआईटी कॉलेज मिलती है। आईआईटी कॉलेज के अंदर जाते हैं वो 12 के जाते हैं। ये दोनों के बीच के जो रेशियो है ना, 1% तकरीबन बच्चे आईआईटी कॉलेज जाते हैं। अब देखो, तुम्हें ध्यान दो कि कोटा में चले जाओ, कोटा में तकरीबन 4 से 5 लाख बच्चे रहते हैं, 4 से 5 लाख तक रहेगा। और सिटी के अंदर मिला लो, या दिल्ली भी ले लो, या पटना ले लो, सब हर जगह के ले लो। इस सारे सिटी को जब कंपेयर करोगे तो बहुत सारे बच्चे, मान लो यहां से जो रिजल्ट की परसेंटेज होती है 1% तकरीबन होती है। यह बट एक चीज यहां लैगिंग करता है। लैगिंग क्या है यहाँ पे? लैगिंग यही है कि यहाँ पे 12 से 15 लाख के जो बच्चे होते हैं ना, इसमें से 2 से 3 लाख उससे भी कम आते हैं। तकरीबन 1 से 2 मानो, 1 से लेकर 2.5 लाख ही लो। इतना बच्चा सीरियस मूड में रहते हैं जो आईआईटी की तैयारी करते हैं। बाकी जो है वैसे ही फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, बाकी वैसे ही बस फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं, आईआईटी के फॉर्म फिलअप किया। बाकी 1 से 2.5 लाख जो बच्चे होते हैं बहुत सीरियस होते हैं। ये तो बात है इसके हो गई। अब मैं बात करेंगे भाई कि आईआईटी के प्रिपरेशन कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयरिंग आईआईटी जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि इसमें एक टॉपिक लिया है, मैंने उसमें भी था कि बेसिक मैथमेटिक्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक टॉपिक ले रखा है। देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आईआईटी के क्वेश्चन कैसे बनता है। दूसरी बात तो यह,
अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें रहेगा, उस पर डिस्कस करेंगे। यानी 3 टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख समझते हैं कि 11th क्लास में जैसे 10th क्लास में आदमी था, 10th में था, परसेंटेज आया कितना आया, तो अभी रिजल्ट आएगा, सबका पेपर ऑलमोस्ट अच्छा ही गया और परसेंटेज अच्छा ही आएगा, यही उम्मीद करता हूं मैं। जब आदमी 11th क्लास में आता है तो हाँ, पेरेंट्स भी भूलता है भैया बेटा IIT करेगा, IIT की तैयारी करेगा या नीट क्लियर करेगा, तो यही सोचते हैं। और कुछ बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स साइड में जाते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं इस दोनों तरफ रुझान आता है। जब 11th क्लास में आता है एक्साइटेड होता है कि या मैं इंजीनियर बनने हुआ है, मैं IITian बनेंगे। जैसे वो 12th क्लास में जाते हैं तो डाउनफॉल हो जाता है, इस तरह शक्ल बन जाती है। यानी बैकलॉग्स पर लगा पड़ा हुआ है, बैकलॉग्स लगा हुआ है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, बोर्ड की तैयारी करनी है, तमाम सारी चीजें बातें आ जाती है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आके उसकी जो एक्साइटेड जो था पहले 11th क्लास के अंदर वो डाउन हो जाती है। वो इतना एंजॉय भी नहीं करता है अपने पढ़ाई को, बहुत सारे बर्डन होने लगती है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल बच्चे, बहुत सारे बच्चे के साथ होता है। तो यह जो एनर्जी 11th क्लास में है वो 12th क्लास में ऐसे ही बरकरार होनी चाहिए। मैंने ऐसे इमेज के जरिए बताया कि बच्चे शुरू में अपने आउटपुट 100% देते हैं, जैसे वो धीरे धीरे जाते हैं तो परसेंटेज का इफिशिएंसी डाउन करते जाते हैं, और डाउनफॉल होते हुए हर चीज को बैकलॉग में लगा देते हैं। जैसे बैकलॉग से लगता है तो वो सारी चीजें वहां से कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगती है, जिससे वो अपने आप को चीजों से एग्जिट करने लगते हैं। इसलिए मैंने पहले ही लाइन में बोल दिया कि IITian जो होता है ना, IITians नेवर क्विट, कभी क्विट नहीं करता है। जो अपना ड्रीम देखा है ना, वो ड्रीम को पूरा करने में लगा रहता है, किसी तरह चाहे वो ड्रीम को पूरा कर ले, ये उसके टारगेट होते हैं। तो ये थी चीज मैंने यहां बताया कि भाई जैसे ये एफिशिएंसी 11th क्लास के अंदर है, उसी तरह एफिशिएंसी 12 में बरकरार होनी चाहिए। ये अलग कंडीशंस नहीं हुआ। जब इस कंडीशन में जब आ जाओगे तो ये बोलते हैं ना कि आदमी कहीं के नहीं रहेगा, ना घर का ना घाट का, वाली बात हो जाएगी ना। उस समय बोर्ड की तैयारी में लग जाएगा, और ये भी बोर्ड की तैयारी में लग जाएगा, जिससे IIT ना क्लियर हुआ, ना बोर्ड क्लियर हुआ, ना सही से स्कोर कर पाया दोनों साइड में। तो इसलिए भाई कि कभी भी अपने एफिशिएंसी जो है ना 100% पर रखना, उससे डाउन कभी मत रखना। चलो अभी ये बात होगी। अब मैं J2 आप तो आज के जो बच्चे, इसका रोड मैप मैं बताऊंगा कि भाई इसका रोड मैप क्या है 27 तक। आई मीन्स 11 and 12, 11 to IIT समझ जाओ। अभी हम लोग 25 में है, 25 से 27 के बीच में 11 भी आएगा, 12 भी आएगा और IIT की प्रिपरेशन आएगा, सारा चीज आएगा। सारा चीज मैं आपको रोड मैप यहां पर सच बता रहा हूं। पहले है कि पहले सेक्शन से चलते, सेक्शन वाइज चलते। भाई जेन में तो बात आ ही रही होगी भाई जेई क्या होता है, इसमें जेई में क्या तैयारी की जाती है। भाई पहला पेपर जो होती है मेंस की होती है, जिसमें NIT और II और TS ये कॉलेज मिलता है। NIT भी कॉलेज अच्छी होती है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज होती है। और उसके बाद एडवांस NIT अगर मेंस क्लियर हो रहा है ना, तो एडवांस के लिए एलिजिबल होता है। और मेंस को क्लियर करने के लिए परसेंटेज चाहिए आपको 60%, और एडवांस के क्लियर को करने के लिए 30+ चाहिए। बस 30+ परसेंटेज आ जाए तो आपको IIT कॉलेज मिल जाएगा। परसेंटेज तो बहुत कम होती है, लेकिन बच्चे का इसमें घबरा जाते हैं भैया कि कौन करे कौन छोड़े वाली तो आ जाती है। और यह एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, आपको इजी मैनर में। हाँ, पढ़ने वाले के लिए इजी है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। यह 2 सेक्शन हुआ, यानी 2 सेक्शंस में होता है, एक जेई मेन होता है, एक जेई एडवांस होता है। और दोनों के बीच में पेपर गैप तकरीबन 1.5 मंथ होता है। इसका एक शिफ्ट होता है जनवरी के अंदर अब हो रहा है, और एक अप्रैल में होता है, और जून जुलाई के तकरीबन में आगे एडवांस के पेपर होता है। यही सारे इसका टाइमिंग है। हर साल इसी तरह लगा है। और NTA इसका पेपर लेता, और इसका NTA पेपर लेता। चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज और इसमें क्लियर कर दें, एडवांस के जो बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 12 के अंदर 75% होनी चाहिए। और 12 में 75% है
तो आप एडवांस में बैठ सकते हैं। अगर 75% आपके बोर्ड के अंदर नहीं है तो आप एडवांस में नहीं बैठ सकते। ये टर्म एंड कंडीशंस है, इसलिए 12 का बोर्ड भी बहुत जरूरी है। अगर परसेंटेज नहीं आया तो वहां डाउन हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। अब पैटर्न समझते हैं कि भाई पैटर्न क्या होता है। एक तो जेईई मेन के बाद क्या, जेईई एडवांस। जो जेईई मेंस में जो होता है, एक फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं। तीनों मिला के 75 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स जो होता है 300 मार्क्स होता है। तकरीबन इसमें जो कट ऑफ जनरल की कट ऑफ उठती है 170 तकरीबन ले लोगे तो जनरल वाले का हो जाता है। और इसमें 60 एमसीक्यू होता है और 150 न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होता है। ये 2 टाइप में इसमें बांट दिया गया। और एडवांस में वो पेपर जो होता है वो भी 3 आवर्स का होता है। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। इसमें डीप कंसेप्ट टेस्ट होता है, इसका लेवल अप होती है। और 11 की जो परसेंटेज होती है 45% होती है। सिलेबस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सिलेबस की बात कर रहा हूं। और जो 12 के होती है वो 55% होती है, यानी 12 के सिलेबस 55% होती है। इसका वेटेज है एडवांस के लिए। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, इसका पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं हाउ टू अप्रोच। क्या हम तैयारी में क्या अप्रोच लगा सकते हैं। पहली बात है, पहला 3 स्टेप ही तो अप्रोच है, 3 के अलावा कोई नहीं लेना। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बताएंगे तुम्हें, बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन ये तीन ही ये स्टेप है। 3 के अलावा चौथा स्टेप मत लेना। 3 स्टेप के अंदर तुम अगर आ गए, समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर कुछ बन रहा है। पहला स्टेप जो है, सिलेबस को पहले समझो, अच्छे से समझो भाई सिलेबस जो मेंस का है और एडवांस का है। कोई भी पेपर हो इस दुनिया में, कोई भी पेपर हो, उसके पहले सिलेबस को समझना चाहिए। मेंस पेपर और एडवांस के पहले सिलेबस को समझो। दूसरे इसके हिसाब से प्लान बनाओ, कैसे सिलेबस को कवर करना है उसके हिसाब से तुम प्लान बनाओ। और जो दूसरा स्टेप है ना एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाओ। एनसीईआरटी के बेस बनाकर स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि एनसीईआरटी का जब तक नहीं क्लियर होगी ना तब तक तुम्हारा बेस क्लियर नहीं होगा। यानी बेस के लिए ना, अपना बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी को करो तो करो। एनसीईआरटी को भाई स्किप मत करना। इनऑर्गेनिक में जाओगे तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होगा जो मेंस के अंदर डायरेक्ट दिखेगा। तो ऐसी बात नहीं है एनसीईआरटी को हम छोड़ देंगे तो हमारे चीजें काम चल जाएगी, नहीं भाई। एनसीईआरटी से बोर्ड भी तुम्हारा क्लियर होगा, बोर्ड के अंदर भी एनसीईआरटी, बोर्ड में भी परसेंटेज अच्छा आएगा। इसलिए एनसीईआरटी को अपना बेस बनाकर स्ट्रॉन्ग करो। और तीसरा जो स्टेप है, कंसेप्ट क्लियरिटी एंड रेगुलर के हिसाब से, यानी जब तक कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं हो रहा है तब तक कुछ चीजों को समझो। जब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो रेगुलर बेस पे, यही नहीं है कि डीपीपी एक दिन लगा दिया अगला दिन छोड़ दिया, नहीं, डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। और डेली अपना प्रैक्टिस पेपर लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, 10 लगाओ, PYQ क्वेश्चन लगाओ। ये सारे क्वेश्चन लगाओगे उससे और क्लियरिटी आएगी। ये तो हमारा हो गया कि अप्रोच क्या है, अप्रोच लगा सकते हो। और चलते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन जरूर होगा। FAQ मैंने ले लिया, फ्रीक्वेंटली के आस्क्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये भी आ रहा है कि भैया IIT बहुत ज्यादा टफ है और क्या करें। एक मिनट बात थोड़ी देर समझो। जो बच्चा 10th क्लास में है, 10th क्लास की पढ़ाई अगर नहीं किया हो तो उसके लिए मैथ भी टफ है, इंग्लिश भी टफ है, सारा सब्जेक्ट टफ है। अब जो बच्चा 10th पढ़ा है, अच्छे से पढ़ता है, कोई भी एग्जाम दुनिया में जो अच्छे से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके लिए सारा पेपर इजी होता है। टफ कोई नहीं होता है, बस टफ वही होता है जो नहीं पढ़ता है। जो डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अच्छे से हर चीज को पढ़ता है और समझता है तो उसके लिए हर चीज आसान होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि भैया हमारे लिए टफ है चाहे उसके लिए टफ है। ऐसा थोड़े है कि टफ है तो बच्चे नहीं जाते हैं, टफ है तो भाई बच्चे लाते हैं। भाई ऐसे बच्चे हैं कि 350 भी लाए हैं, 355 भी लाए हैं, जो AIR1 के जगह रैंक देखो 96 पॉइंट समथिंग एडवांस में लाते हैं। ऐसे उन लोग ऐसे बच्चे बैठे पड़े हुए भाई, उन्होंने पढ़ा, अपने आप को डिसिप्लिन में रखा, रेगुलर हिसाब से अपने पढ़ाई किया, हर चीज पे फोकस किया, तो उनके लिए इजी है, नॉट टफ। आज जो नहीं पढ़ा भाई तो जाहिर सी बात है जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए हर चीज टफ है, वो टफ रहेगा। दूसरी ये बच्चे के अंदर क्वेश्चन आता है, बच्चे अक्सर हमसे भी पूछते हैं कि भाई आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट, मैं कैसे करूंगा, मैं तो पढ़ने में तेज हूं नहीं, मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरे दिमाग उतनी काम नहीं करे। इसके लिए दिमाग और इंटेलिजेंट के उतनी बड़ा रोल है नहीं।
इसमें हार्ड वर्किंग है भैया, बढ़िया से मेहनत करो, डिसिप्लिन लाओ, जिंदगी में डेडिकेशन रखो, और डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो हर चीज आसान हो जाएगा। और इंटेलिजेंट के इसमें रोल उतनी प्ले नहीं करता। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप आईआईटी पहुंच सकते हैं, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आईआईटी नहीं पहुंचेंगे, सीधी बात है। और एक ने हमसे पूछा कि भैया कितने घंटा हम डेली पढ़े। हाँ, ये तीसरा भी क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान में भी आती है। ये कितने घंटा पढ़ने वाली बात नहीं है इसमें। आईआईटी देखो, पहले एक एग्जांपल की तरफ से समझो कि एक आदमी 2 रोटी में उसका पेट भर जाता है, 2 रोटी दो उसका, भले भैया हो गया, खाना हो गई मेरी। कोई आदमी ऐसा है 4 रोटी खिला दो फिर भी कहेगा भाई कम है, उसको 10 रोटी दो फिर भी बोलेगा कम है, यानी 20-25 रोटी में जाकर उसका बोलता है हाँ अब हो गया। तो भाई ऐसे बच्चे भी हैं, कोई बच्चा है जो 8 घंटे में उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, कोई बच्चा है भाई 10 घंटे में होता है, कोई होता है 12 घंटे में होता है। ये घंटा ऐसा नहीं है, तुम आपके अंदर यह रखो कि भाई हमारा जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तब तक हम इसको लगे रहेंगे। और मैंने से 10 घंटे में लगे जाए, 8 घंटे में, मान लो एक बच्चे को एक कंसेप्ट 8 घंटे में क्लियर हो रहा है और एक बच्चा का कंसेप्ट क्लियर 9 घंटे में हो रहा है, तो क्या वो 8 घंटे बैठ सकता है तो 1 घंटा और नहीं बढ़ा सकता है? यानी जब तक उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तब तक वो उस कंसेप्ट पर अपने टाइम देते रहे। तकरीबन 8 से 9-10 घंटा तो एटलीस्ट तो दे। देखो मैं इतना बार बात बोलता हूं, शुरू में बोला हूं कि भाई कोटे के अंदर हर जगह कहीं जाओ, हर जगह बच्चे बैठे हुए हैं, हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, कोटे में भी पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, पटना में पढ़ रहे हैं, हर सिटी, बड़े बड़े सिटियों में जाओगे सारे बच्चों को मिलाओगे ना, कोटे के अंदर तकरीबन 4 लाख बच्चे हैं, 4 से 5 लाख, दिल्ली में भी 1 लाख तो मिल ही जाएंगे, ऐसे पटना सब बड़े बड़े सिटियों में मिलाकर देखोगे बहुत सारे बच्चे। इसलिए बोला कि 12 से 15 लाख तो बैठते ही हैं। अब इतने बच्चे बैठते हैं ना, इसमें जिसके अंदर डिसिप्लिन है वही निकालते हैं, ना ही उसका कोचिंग निकालता है, न ही उसका कोई नहीं, ना उसका बुक निकालता है। जिस बच्चे के अंदर डिसिप्लिन है, सेल्फ स्टडी पर उसने टाइम बढ़ाया है, सेल्फ स्टडी के अंदर तकरीबन 8 से 10 घंटा कंटिन्यू 2 साल दिया है, वो बच्चा आईआईटी तो जरूर जाएगा, ना ही शूट निकालेगा। बताओ यहां से 4 लाख बच्चे में कितना रिजल्ट देते हैं? कुछ नहीं देते होंगे। 99% बच्चे नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उस बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, उस बच्चे के अंदर नई डेडिकेशन है, ना वो डिटरमाइन किया कि मुझे आईआईटी जाना है, वो ऐसे बस टाइम पास करने के लिए कोचिंग में नाम एडमिशन करा लिया और ऐसे पैसे को वेस्ट कर रहा है, तो उसमें हमें नहीं जाना है। सेल्फ स्टडी बच्चे जो 8 से 10 घंटा अपने कंटेंट पर, अपने कंसेप्ट पर देते हैं, वही बच्चा जाता है। अब दूसरी बात है भाई, कौन से बुक सबसे बेस्ट है? भाई बुक तो भैया बहुत सारा बेस्ट है। पहला काम कभी करना है आईआईटी की तैयारी करने के लिए, नोट्स बनाओ। कहीं से भी पढ़ रहे हो पहले नोट्स बनाओ, सब सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, एंड सब सारा सब्जेक्ट का भी, मैथ के भी, सबका बनाओ, तीनों सब्जेक्ट का बनाओ। नोट्स प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छे से नोट्स होना चाहिए। दूसरा है उसका डीपीपी करो, जो भी जहां भी पढ़ रहे हो उसका डीपीपी करो। तीसरी जो है पीवाईक्यू करो, और एनसीईआरटी। जब इतना हो जाए ना, इतना हो जाए। और एक फिजिक्स के लिए मैं सजेशन दे सकता हूं, अगर आईआईटी के बच्चे हैं तो उससे बेस स्ट्रॉन्ग एससीबी से होता है, एससी वर्मा से, इससे बेस स्ट्रॉन्ग होता है, इससे बेस अच्छा क्लियर हो जाती है। फिजिक्स के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी का फिजिक्स थोड़ा बहुत टेढ़ा है। एससीबी करेंगे, एससी वर्मा के बुक बनाएंगे, बेस, उससे बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाकी ये 4 जब हो जाए ना, तब बुक पर जाओ। ये 4 को पहले कंप्लीट करने में तुम्हारे 8 से 10 घंटा लग जाएगा, पर डे के बाद बोल रहा हूं। तो ऐसे नहीं है कि भैया हम इसको छोड़ देंगे और डायरेक्ट बुक उठा लेंगे। पहले अपना नोट्स अच्छे से बनाओ, डीपीपी बनाओ, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, ये सारे इतने करो, इतने में टाइम तुमसे नहीं बचेगा। जब टाइम बच जाएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना ना कि सर मेरे को टाइम पूरा हो गया, ये सारे हो जा रहे, अब बुक के सजेशन दो, मैं बुक के सजेशन दे दूंगा। और 5वीं बात जो बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा आती है कि भाई डमी लूं या रेगुलर लूं। देखो डमी और रेगुलर के बात इसमें करेंगे। डमी जब वही बच्चा रहेगा जिसके अंदर डिसिप्लिन हो और डेडिकेशन अच्छा कर सके, 2 चीजें उसके अंदर पाई जाती है, तो वो बच्चा डमी ले ले। नहीं तो पता चले डमी लेगा, बच्चा लेगा क्या करता है, 11 बजे 12 बजे उठेगा, आराम से चिल मारेगा, और उसके बाद 4 बजे से तो क्लास होती है, 4 बजे वो अपने क्लास को अटेंड करेगा, फिर से अपना बुक बंद करेगा, फिर से सो जाएगा। ना उसके सुबह उठने का डिसिप्लिन होगी, ना ही उसका कोई रूटीन होगी, ना कुछ भी होगा।
तो ऐसे बच्चे भाई डमी ना ले, ऐसे बच्चे डमी ना, उसे रेगुलर स्कूल जाए और आए, उसके शाम के बाद अपने क्लास अटेंड करे और अपने करे। वही बच्चे के लिए डमी है जिसके अंदर डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, तो आराम से सुबह उठे, अपना से पढ़ाई करे, सब कुछ करे, फिर से शाम की क्लास को अटेंड करे, वो उसके लिए डमी बहुत बेनिफिट है। यानी दो धार तलवार है डमी, फायदा भी दे सकता है, अगर डिसिप्लिन है तो फायदा दे सकता है, डेडिकेशन है तो फायदा दे सकता है, अगर डिसिप्लिन डेडिकेशन नहीं है तो वह नुकसान का सबब भी बन सकता है। और चौथी बात यह यहां पर मैंने लिखा, छठी बात है, चौथी नहीं है, कि क्या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन पॉसिबल है? भाई ऑनलाइन से बच्चे बहुत सारे रिजल्ट तुम्हें दिखा दूंगा। हमारे टाइम में अगर ऑनलाइन रहता तो मैं ऑनलाइन ही सजेशन देता, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर बहुत कम खर्च में, बहुत मतलब मिनिमम प्राइस के अंदर बच्चे और सेल्फ स्टडी कर बच्चे बहुत सारे IIT के। हाँ, लेकिन ऑनलाइन के अंदर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि मोबाइल ले लिया कुछ और करने लगा। ऑनलाइन से कंटेंट वही मिलेगा और ऑफलाइन में कंटेंट वही। कंटेंट की कमी नहीं है, सोर्सेज की कमी नहीं है, बस बच्चे को पढ़ने को मिल जाए तो बच्चा पढ़ लेगा। ये सारी बातें होगी। अब एक और चीज है, हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। ऑनलाइन में सबसे पहले कहीं भी कर रहे हो, डू नॉट मिस लाइव क्लास। लाइव क्लास तो मिस करना नहीं है भाई। इससे लाइव क्लास मिस करोगे तो बैकलॉग आएगा। बैकलॉग आएगा तो भैया ये सब भूत है ना, कि तुम्हें परेशान करता रहेगा, बार बार परेशान करेगा, भाई यह कैसे करूं, वह कैसे करूं, वह कैसे करूं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत मुश्किल बन जाए। बैकलॉग्स कभी लगना ही नहीं चाहिए। चलो आज क्लास छोड़ देते हैं, कल कर लेते हैं, आज परसों कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वह कर लेंगे, यह कर लेंगे, ऐसे करते करते वो बहुत सारे बैकलॉग लगा देगा। नोट्स क्लास के साथ करना है भाई, नोट्स तुरंत बनाना। ये नहीं है कि नोट्स छोड़ दे, जो भी डेली के प्लानिंग है तो वह उसका शेड्यूल, उसका फ्लो जरूर करना। ये 4-5 बातें मैंने लिखा, ये कभी भी ये करना। देख, और एक चीज और बात है, कॉमन मिस्टेक। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं। मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मोटिवेशन वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। देखो, मोटिवेट दो ही उतर सकता है, या जिंदगी में कोई चीज का अभाव हो, कमी हो। अरे जिसके पास अभाव ही नहीं है, कमी नहीं है, जिसका भरा पड़ा हुआ है, एसी में आ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, सबका काम उसका हो रहा है, हर चीज उसका भरा पड़ा हुआ है, तो भाई उसका क्या, उसका कुछ IIT की तैयारी करने की जरूरत है। या दिल के अंदर कुछ घाव, दिल के घाव का मतलब यह है कि किसी ने बोल दिया यार तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम जैसे लोगों से कैसे IIT निकला। अब तो ये बात तो दिल पे लग जाती है। इस चीजों से मोटिवेशन मिलता है, बाकी चीजों से तो मोटिवेशन मुझे तो नहीं लगता है। और अपने घर के हालात को देखेगा, फैमिली बैकग्राउंड देखेगा कि हमारी क्या औकात है, कैसी है, हम कैसे जी रहे हैं, हमारा पेरेंट्स को देखेगा। इससे चीजों सब मोटिवेशन मिलता है। बाकी वीडियो देखने से, सब देखने से कुछ नहीं, बस टाइम पास होती है। अब मोटिवेशन क्यों है? ऐसा थोड़े 2 मिनट की, फिर 2 मंथ एक वीडियो देखा, मोटिवेट हुआ, फिर से 2 मिनट, ये ऐसा नहीं होता। तुम्हें बस यही एक ही डायरेक्शन से भैया हमें IIT जाना है, बस खत्म कहानी। उसके लिए मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं। अब डिस्ट्रैक्शन, भाई तो भाई सोशल मीडिया तो भाई तावा मचा रखा है। इस पर टाइम वेस्ट करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, सीधी बात बोल रहा हूं। और फ्रेंड्स से, सर्कल से, ये सारे चीजों से बात करना शुरू कर देंगे, चलो उधर जाओ, उधर 2 घंटा बात किया, 4 घंटा उधर बात किया, यह भी बहुत तबाह करेगा तुम्हें। तो इससे भी थोड़ा सा बचो। कभी कभी होता है कि भाई चलो आज चील मारते हैं, आज क्लास नहीं करूंगा, थोड़ा सा कुछ रिलैक्स करूंगा, आज होमवर्क भी नहीं करूंगा। ये चील मारना ना, आज नहीं कल वाला ये कहानी होता ही नहीं है। तो आज थोड़ा चील मारने वाला भी काम खत्म करो। 2 साल तक अपने आप को पैक हो जाओ कि, और 2 साल तक पूरा दिल और जान सबसे लग जाओ और मेहनत करो ना, मेहनत करो। उसके बाद देखो कितने मजा आता है, हर चीज आसान हो जाएगा। ये तो कॉमन मिस्टेक है। अब इतनी सारे बातों को मैं कंक्लूजन में कर दे रहा हूं। 20-25 मिनट बातें किया मैंने आपसे। देखो ये बातें जरूरी थी, इसलिए मैं बोला ये थोड़ी सी बातें समझ में आएगी पूरी तैयारी करने से पहले। अब देखो कंक्लूजन ये हुआ, अपने टीचर को सुनो, ठीक है, जो जिससे भी पढ़ रहे हो उसकी बात जरूर सुनो और लास्ट तक टिके रहो। ये नहीं है कि बीच से छोड़ के निकल गया। जो किच की तैयारी कर रहा है उसको लास्ट तक करो। और तीसरी बात है, डू नॉट गिव अप। कभी भी अपने आप को गिव अप मत करना। ये 3 पॉइंट है ना, पूरी बात की कंक्लूजन यही है। लास्ट तक टिके रहने का मतलब यह है कि भाई, यही नहीं है कि भाई 6 महीना IIT की तैयारी कर लिया, फिर से 6 महीना नीट की तैयारी कर लिया, 6 महीना छोड़ दिया। ही नहीं,
सारा काम मतलब जब लग गया 2 साल के तो 2 ईयर्स पूरे लास्ट तक टिके रहना करोगे। चलो अब ये तो बात हो गई कि बात टीचर के सुनना है, लास्ट तक टिके रहना है, डू नॉट गिव अप। अब हम थोड़े से आज जो टॉपिक मैथमेटिक्स के ले रखा है 20-25 मिनट आपको 25 मिनट तकरीबन लिया है मैंने, लेकिन हाँ जो बातें इसमें कहा उस बात पर जरूर गौर करना। देखो हर टीचर के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सबका कंक्लूजन था, और ये जरूर तुम्हें इफेक्ट करेगा। जब अपने अंदर ही इसको अप्लाई करोगे तो जरूर इफेक्ट करेगा। वो अलग बात है कि मैं अपना चीजें फेस नहीं दिखा रहा हूं, बट ये चीजें जो बता रहा हूं वो परफेक्ट बात है। चलो अब लेट स्टार्ट करते हैं, आज जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। आज क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे सामने लिया हूं, उस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के बारे में कुछ बात। हाँ, इसमें जो होता है पहली बात तो ये समझो कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट की जब बात करोगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट a होता है, थोड़ा पतला कर रहा है, बहुत चौड़ा हो रहा है। और कोफिशिएंट ऑफ x का जो होता है वो b होता है, और ये c जो होता है ना कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। अब इसमें से 2 रूट्स निकलता है, एक अल्फा एक बीटा, और इसमें अंदर अगर सम की बात करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा की बात करोगे तो सी अपन ए होता है। वेट क्या होता है? सी अपन ए होता है। यह हमने 10th क्लास में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10th क्लास के बेस है, और इस पे ही क्वेश्चन में दिखाऊंगा कैसे बनता। दूसरी बात है यहाँ पर मैंने लिख दिया बजाते नेचर ऑफ फ्रूट होती है, मतलब डी ग्रेटर होता है, यहाँ पर पुट करोगे यानी निगेटिव पुट करोगे भाई तो ये आ जाएगा। रियल डिस्टिक होता है, और डी इक्वल टू 0 करोगे इक्वल रूट्स होता है। इसका परफेक्ट स्क्वायर। आइए नॉन रियल की जो बात होगी इमेजिनरी होगी। एक वर्ड यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हुआ है, इसके बारे में अभी बता रहा हूं। ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लाइक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको मिडिल टर्म में तोड़ो तो मिडिल टर्म में तोड़ने में 4x स्क्वायर प्लस, और ये 4x के 2x कर लो, 2x प्लस 2x प्लस 1, या कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा? 2x कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 1 प्लस 1 2x प्लस 1, यानी 2x प्लस क्या आया 1 2x प्लस 1 आया, यानी आया। इसको ऐसे लिखता है 2x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते, यानी इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं यार 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो उसमें d इक्वल टू 0 होता है। यही बात मैंने यहां लिखा है। बाकी व्हेन एवर द d इक्वल टू 0 द क्वाड्रेटिक कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी परफेक्ट स्क्वायर में बन जाता है। नॉन रियल तो इमेजिनरी होता है, वो बात कम्प्लेक्स नंबर में तुम लोग समझ लेना, कम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाऊंगा उसमें और क्लियर हो जाएगी। चलो ये बातें थोड़ी सी जेन में रख लेना। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे इजी है, थोड़ी देर देता हूं, 1-2 मिनट देता हूं, आप इसको बनाओ पहले। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो, पहले देखो ये बात समझो, क्वेश्चन के अंदर जो चीजें दी हैं बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, और इधर माइनस ले लो, इसको ब्रैकेट में डाल लो, इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हुआ? a हुआ, ये हमारा b हुआ, ये हमारा c हुआ। अब d के फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस खत्म करो इस पर कहानी। b का स्क्वायर करोगे तो b का 10 का स्क्वायर करोगे, 10 कितना हो जाएगा 100, 4 इंटू a कितना 1 है, c कितना है 21 माइनस a इक्वल टू 0। अब यहां देखो 100 है या 84 हो जाएगा, 100 माइनस 84 और माइनस माइनस प्लस 4 है इक्वल टू 0। अब 84 में इस माइनस करो तो प्लस 16, उस साइड में ले जाओगे तो माइनस के साथ 4m माइनस 16, 4 से कैंसिल करोगे तो m इक्वल टू माइनस 4। ये बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ये थोड़ा सा मैं 10th के बेसिक ले लिया ताकि थोड़ा सा भी इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं इस पर मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, ऐसे आराम से बन जाएगा। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर है, देखो इसमें देखो, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है इतना 0 द सम पूछा है, सम ऑफ द रूट पूछा है। थोड़ी सी इसमें लॉजिक लगेगी,
बाकी बहुत आसान है। सम ऑफ द जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन के अंदर यह हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ 1 या ए हो जाएगा, और ए स्क्वायर है तो यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ तो सी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, हाँ इसमें सम ऑफ जब पूछा है, सम ऑफ द रूट पूछा है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और पूछा ए जो जीरो होनी चाहिए, यानी यहां इसके जब भी होगा ए जीरो, तब माइनस बी जो है तो ये पूरा यहां पर लिखा हुआ है 2 सारा 2 इंटू 2 माइनस ए इक्वल टू इतना ए स्क्वायर इंटू, तो बी के जब वैल्यू पुट कर देंगे -2 इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर, ए जो है 1 है और यहाँ 0। अब जब ये सारे हो गए पुट होने के बाद मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे ऐसा ऐसे ही कर, ऐसे छोड़ दो, तो -2 को उस साइड में फेंकोगे तो बचेगा यहाँ पे 2 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इतना बचा तो इससे क्या है, इससे आप फैक्टर तोड़ सकते हो। जब फैक्टर तोड़ेंगे इसका तो 1 और -2 होगा, कहेगा 1 और -2, यानी मिडिल टर्म तोड़ने पर 1 और -2, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सिंपल बात है, यहां से मिडिल टर्म क्वाड्रिक का -2 इंटू ए माइनस ए स्क्वायर को तोड़ेंगे तो आराम से हो जाएगा 2 इक्वल टू -2a और माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से तोड़ लेना, कॉमन निकल जाएगा 1 -2 हो जाएगा। सिंपल बात है, जिसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आराम से हो जाएगा। चलो हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बताना, परफेक्ट स्क्वायर पर दिया हूं, कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताना कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं और कमेंट सेक्शन में जरूर देना। देखो अब ये मेंस के क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा था 2017 के अंदर पूछा था जेईई मेंस के अंदर कि द सम ऑफ द ऑल रियल वैल्यू ऑफ द एक्स सेटिस्फाइड द इक्वेशंस। अब देखो एक पेज से पहले कंसेप्ट समझते हैं। एक कंसेप्ट होता है ए नॉट, ए के पावर 0 जो होती है नॉट, वो 1 होती है। तो ये पूरे जो इक्वेशंस है यहाँ 1 है, तो यहां लिख देता हूं 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, पहले इरेज कर दो, साफ कर दो इसको। देखो घबराओ मत, एक एक चीज को पहले बारीकी से समझो। ये सिंपल आपको लग रहा है अभी, देखो इसलिए लग रहा है कि तो हमें ये 10th के बेसिस पर क्वेश्चन आ गया था, 10th को हम हल्के में ले लेते हैं और चीजों को समझते हैं। 1 की जगह पर 2 के पावर 0। अब हमारे पास बेस क्या हुआ, सेम हुआ। जब बेस सेम होता है तो जब बेस सेम हुआ तो पावर इक्वल हो जाता है। सिंपल बात है, एक्सपोनेंट की जब 7-8 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो इक्वल हो जाता है। अब बस यहां से x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू यहां 0। यहां से इससे निकालेंगे तो x 1 निकल जाएगा, और इससे निकालेंगे, इससे इसको ब्रेक करेंगे, यहीं से डायरेक्ट ब्रेक, -50 को ब्रेक करोगे तो कितना होगा 5 और 10 ब्रेक होगा, और साइन क्या होगा 5 और -10 ब्रेक होगा, क्योंकि यह 5 है ना, 5 है तो 5 लाने के लिए तो -10 5 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, यानी हमारे पास इससे 2 आ गया 5 और -10। अब इस क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ द ऑल रियल नंबर, तो भाई सम कर लो। सम क्या करें 1 प्लस 5 प्लस -10। अब यहाँ ऑल रियल नंबर का सम करने पर क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। बताओ कितना इजी है, जाकर चेक कर लेना। जेईई मेंस ऑनलाइन 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिंपल वे में बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, ये भी जेईई मेंस 2022 में, ये क्वाड्रिक के मैं बता रहा हूँ, क्वाड्रिक के बेस से कितने इजी क्वेश्चन आते हैं वो बात कर रहा हूं। बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स सच दैट एफ इज इक्वल टू -2। अब ये -2 दिया है और -f3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों चीज दे दिया है, बट हमारे पास क्वाड्रिक कुछ नहीं दिया है। क्वाड्रिक में कुछ दिया नहीं है कि भाई ये क्वाड्रिक होगा या चाहे वो क्वाड्रिक होगा, ऐसा कुछ दिया ही नहीं। लेकिन एक बात जरूर इसमें बोला है, one of the root is fx is equal to 0 is equal to -1 and the sum of the root is equal to fx is equal to 0। इतनी बात अभी छोड़ो, पहले यह बात है क्वाड्रिक की जब बात हो रही है तो यहाँ क्वाड्रिक क्या होगा, कभी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो होती है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला।
अब इसको यहां लाते हैं एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब एफ इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो यहाँ -2 पुट करेंगे तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ 4 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा -2ab हो जाएगा, और प्लस सी इक्वल टू 0। और एफ इक्वल टू -3 नहीं -3 नहीं +3 है, +3 पुट करेंगे तो यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा 9a, और +3b बन जाएगा, और प्लस सी इक्वल टू 0। अब बोला है कि बीच में साइन प्लस है, प्लस कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 13a, और यहाँ माइनस हो जाएगा और एक प्लस में है यानी b हो जाएगा, और +2 c टू सी हो जाएगा इक्वल टू। अब देखो यहाँ a भी आया, b भी आया, c भी आया, 3 अननोन नंबर आ गया। होता क्या है ना, मेंस के क्वेश्चन के अंदर जाया फंस गया, गया फंस गया, लेकिन बोर्ड के अंदर जाओ सीधे जाओ तो सीधे आंसर तक आ जाता है। अब यहाँ तो भैया हमारा फंस गया मामला, अब एक इक्वेशन से आके यहाँ रुक गया भैया, यहाँ 2 है 3b और c तीनों आ गए। अब हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है कि fx इज 0 एंड f इज इक्वल टू -1, यानी -1 पुट करेंगे तो fx उसमें 0 है। और उसके बाद सम ऑफ द रूट बारे में बात किया, पहले इतना कर लेते हैं, यानी fx बोला fx इज इक्वल टू 0 एंड f इज, और क्या पुट करने पर -1, बात बोला है fx इज 0 इज ए -1, सीधी बात है। वो एक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब यहाँ f इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 पुट करने पर फौरन यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस में आ जाएगा a प्लस, और यहाँ -b हो जाएगा, और प्लस c इक्वल टू 0। अब इतना आप छोड़ देंगे। अब अगला क्वेश्चन पर है भाई, ये भी फंस गया आकर, तो यहाँ बोले सम ऑफ द रूट, यहाँ देखो गौर से देखो, सम ऑफ रूट fx इक्वल टू 0 यानी इज इक्वल होनी चाहिए। यानी सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट सबको भी पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, यानी हमें इतना पता चल गया कि यह -b और a के बीच में ये रिलेशन बनेगा। तो यहाँ c उड़ाएंगे, c उड़ाया तो उधर गया तो b प्लस में और -a हो गया। ये जो c के जो वैल्यू है ना, ये c के वैल्यू है, इसमें पुट कर दो बस, ये इक्वेशन के अंदर। वो इक्वेशन के अंदर क्या था, गौर से देखना, 13a और +b और 2c था इक्वल टू 0, 13a प्लस b प्लस 2c के जगह पर क्या पुट करेंगे b माइनस a 0। अब बस इसको ब्रेक कर दो, बाहर निकाल दो, 30a प्लस b प्लस 2b और -2a इक्वल टू 0। थोड़ा सा ये साइड कर दे रहा हूं, पता चले कि यह एक साइड नहीं हो, हाँ एक तरफ कर देता हूं। चलो अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ 13a, पेन भी चेंज कर दो, 13a और -2a, इसको माइनस करेंगे कितना 11a, और b और 2b इसको सम करेंगे कितना 3b। अब लाना है b और माइनस a के रेशियो में लाना है, तो भाई 11a इक्वल टू -3b हो जाएगा। अब ये -3b हुआ तो इसमें क्या करेंगे, b को वहीं छोड़ देंगे, इधर ला देंगे 3 को, 11/3, और a को उस साइड में -b अपॉन a, यानी -b अपॉन a का आ गया, -b अपॉन a कितना आया, सम ऑफ द रूट कितना आ गया 11/3, यानी हमारे आंसर क्या हो गया 11/3 हो गया। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। बताओ ये 20 के अंदर जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा है, कितना इजी में मैनर में पूछा है, बहुत इजी तरीके से हर चीजों को हैंडल करता है। बस मेंस के अंदर ये मैं बोला ना कि मेंस में कभी भी ये क्वेश्चन कहता हूं, मेंस के अंदर कभी आता है एक क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट वहां नहीं बनता है, दूसरे का 3 को मिलाकर उसका आंसर आता है, और बोर्ड के अंदर डायरेक्ट लाओगे तो एक ही से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। हाँ तो ये मैं अब बताना चाह रहा हूं, ज्यादा टाइम मैंने 40 मिनट्स तो ले लिया, मैं बताना चाह रहा हूं कि टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, उस पर डायरेक्ट जाइएगा, दर्श करके लिखिएगा, दर्श इंस्टीट्यूट, आपको दिख जाएगा। हाँ पीडीएफ के लिए आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप पर यही दर्श इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, वहां पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर भी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बात कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं
कि सर मुझे कमेंट, आप इस वीडियो है, वीडियो के सेक्शन में कमेंट डालिए सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ भी भेज सकता हूँ। कमेंट पे आप लिखिए पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको इस आ जाएगी। हाँ, उससे रिलेटिव कोई भी दिक्कत हो, आईआईटी के रिलेटिव से जो प्रिपरेशन हो, जो कोई भी दिक्कत हो, आप बेझिझक हमारे पास आराम से कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, बट आप मेरे को पर्सनली आप मुझे कि सर मुझे नंबर, कमेंट सेक्शन में मुझे नंबर आपको चाहिए और चीजें समझने के लिए चाहिए। चलिए, मैं ये बेसिक मैथ का पहला था, कल अलजबरा पर बात करेंगे। अलजबरा के अंदर भी, अलजबरा में भी क्वेश्चन कैसे आता है, सारा चीज मैं आपको A to Z सब कुछ उस पर सब पर बात करेंगे। देखिए, आप जैसे इस पर जुड़े रहिएगा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, OIT पे, तो आप एक एक चीजों को यहां से आप मेरे से पूछिए, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि भाई हर सवालों को जवाब मैं पर्सनली दूंगा। क्या सबका सवालों का जवाब जैसे पर्सनल, हर का पर्सनली जवाब दूंगा। जो कुछ आपकी डाउट हो, जो चीजें हैं, समथिंग लाइक, आप मेरे बेझिझक होकर हर सवालों को पूछिए, मैं हर सवालों को जवाब दूंगा। जहां तक हो सके इंशाअल्लाह जरूर हर चीज को बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए और अच्छे से हर चीजों को समझिए और अपने करियर के बारे में पहले सोचिए कि भाई हमें करना क्या है, आईआईटी करना है या नीट करना है। जो अगर आईआईटी करना है तो भाई अब से ही लग जाइए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।